हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 36 का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अब जो अपना है चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि बेसिकली क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखो इसको अच्छे से समझते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये देखा था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं एलोसोम। एलोसोम बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं और वो जेंडर डिटर्मिनेशन में और सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुछ जीन ऐसी होती है जो कि इन क्रोमोसोम के ऊपर होती है। किस क्रोमोसोम के ऊपर? एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के ऊपर होती है। ऐसी जीन की इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो करेक्टर which gene based on sex chromosome is known as sex linked character और inheritance of these gene are known as sex linked inheritance। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, क्योंकि जो एलोसोम होते हैं वो दो तरीके के होंगे, तो इस तरीके की जो लिंकेज भी होगी वो भी दो तरीके की होगी। एक्स पे भी हो सकती है, एक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकती है वो जीन, और कहां हो सकती है? वाई क्रोमोसोम पे। अगर एक्स पे होगी तो इसे एक्स लिंकेज कहेंगे और वाई पे होगी तो इसे वाई लिंकेज कहेंगे। अब एक्स लिंकेज के एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं और ये दोनों अपन को स्टडी करने। कौन कौन से? हिमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। वन बाय वन अपन को दोनों की इनहेरिटेंस भी स्टडी करनी है, डिजीज क्या होती है ये भी करना है। लेकिन जो वाई लिंकेज है उसकी ना तो टर्म दे रखी है और ना ही एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एडिशनल बताया। तो वाई लिंकेज जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस बेसिकली आपने देखा होगा कुछ बड़े लोगों में कान के ऊपर, स्पेशली मेल में ही होगा, ये ऑब्वियस थिंग है, उनके कानों के ऊपर बड़े बड़े से बाल होते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं? हाइपर ट्राइकोसिस। और ये वाई लिंकेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक्स लिंकेज में अपने दो है, हिमोफीलिया और कौन सा है? कलर ब्लाइंडनेस। तो अपन को दोनों करने। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन किससे? कलर ब्लाइंडनेस से। देखो नाम से एकदम क्लियर है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब पर्सन ब्लाइंड है, लेकिन किसके लिए? कलर के लिए ब्लाइंड है, ना कि कंप्लीटली ब्लाइंड है। उसे दिखेगा लेकिन वो जो करेक्ट जो कलर्स होते हैं, एक जैसे कलर होते हैं, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसे कलर भी दिखे लेकिन एक्यूरेट उसको प्रॉपर कलर नहीं दिख पाएंगे। वो जो सिमिलर कलर होते हैं, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, जो एक जैसे कलर होते हैं, ऑरेंज, रेड, ऐसे कलर में वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब क्योंकि इसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, इसलिए ये एक तरह की कैसी डिजीज है? एलोसोमल ट्रेट है। बोले तो एलोसोम पे इसका ट्रेट होता है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? सेक्स लिंक्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। और साथ ही में ये जो करेक्टर की जो जीन होती है जो कलर ब्लाइंडनेस करवा सकती है, वो जीन रिसेसिव होती है। मतलब अंस्वर तभी आएगा जब वो अकेली होगी। मतलब एक्स क्रोमोसोम की, सपोज करो कि एक्स क्रोमोसोम की सी वाली जीन, तो ऐसे अपन क्रोमोसोम को अपन एक्सी से डिनोट कर देते हैं। अब एक्सी वाला क्रोमोसोम तभी अपना करेक्टर, बोले तो कलर ब्लाइंडनेस तभी बना पाएगा जब वो अकेला एक्सी होना चाहिए। अगर इसके साथ नॉर्मल एक्स हो गया तो ये अपना करेक्टर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का रिसेसिव करेक्टर है। तो इसीलिए अपन ने क्या लिखा कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसे एलोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है? द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कुड नॉट आइडेंटिफाई वेरियस कलर। वो अलग अलग कलर, जो एक जैसे कलर होते हैं, उन कलर में डिफ्रेंशिएट वगैरह नहीं कर पाता। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, और अलग अलग पर्सन जो होते हैं वो अलग अलग तरह की क्या करते हैं? कलर ब्लाइंडनेस शो करते हैं। अब देखो अपने अंदर कंप्यूटर जैसा सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर में आपने देखा होगा या मोबाइल में आपने कभी कोई एडिटिंग वगैरह की है, तो जनरली तीन कलर का ऑप्शन आता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी। तो कलर ब्लाइंडनेस भी मेनली तीन तरह की होती है, या तो रेड कलर की, या ग्रीन कलर की, या ब्लू कलर की। और इन्हीं के मिक्सिंग से बाकी कलर भी बनते हैं, जैसे कंप्यूटर में भी बनते हैं, मोबाइल में भी बनते हैं, अपनी आंखों में भी बनते हैं। तो जिन लोगों में ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस हो उसे कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया। ठीक है, जिसमें रेड कलर की हो उसे कहते हैं प्रोटेनोपिया, और जिसमें ब्लू कलर की होगी उसे क्या कहेंगे? ट्राइटेनोपिया। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? तो देखो इसका कारण है अपनी आई के स्ट्रक्चर में। आप सब ने आंख का स्ट्रक्चर पढ़ ही रखा होगा छोटी क्लास में, मैं रिवीजन करवा देता हूं। आंख में तीन लेयर होती है, और उसमें सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है जिसको कहते हैं रेटिना, रेटिना पे इमेज बनती है, आप सबने सुन रखा होगा।
वहां रेटिना पे दो तरह की सेल होती है, एक होती है कोन्स और एक होती है रोड्स। रोड्स जो होती है उसका जो पिगमेंट होता है वो डिम लाइट में अपन को देखने के एबल बनाता है, और कॉन्स जो होता है वो ब्राइट लाइट में देखने की एबिलिटी देता है, और साथ में कलर आइडेंटिफिकेशन का काम भी किसका होता है, कॉन्स का होता है। तो कॉन्स में जो अलग अलग कलर आइडेंटिफाई करने वाली जीन जो होती है, वो जीन जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम पे होती है, और अगर उस जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो पर्सन को वो पर्टिकुलर कलर दिखता नहीं। अब देखो, अभी अपन ने यहां पर तीन कलर की कलर ब्लाइंडनेस की है। कौन कौन सी की है? रेड कलर की, ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की। इसमें से रेड और ग्रीन कलर की जो जीन जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम पे होती है, पर ब्लू कलर वाली एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होती ह्यूमन में, वो 7th क्रोमोसोम पे होती है जो कि ऑटोसोम है। इसका मतलब अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए जब तो वो तीन तरीके के होते हैं, लेकिन अगर उस कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए जो एक्स क्रोमोसोम पे है तो फिर दो ही तरह की ब्लाइंडनेस होगी, रेड कलर की और ग्रीन कलर की। यही वजह है कि कुछ बुक्स में कलर ब्लाइंडनेस की जगह रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी दे रखा होता है। ब्लू क्यों नहीं दे रखा? ब्लू कलर की भी होती है, लेकिन उसकी जो जीन है वो किस पे होती है? क्रोमोसोम नंबर 7 पे, तो वो एलोसोमल डिसऑर्डर ना होकर कौन सा हो गया? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब देखो, जनरल एक्स अगर अपन लिखेंगे तो वो नॉर्मल एक्स को डिनोट करेगा और ये डोमिनेंट भी है, और एक्स के ऊपर सी लिखेंगे, जिसमें भी एक्स के ऊपर सी है वो एक्स अपनी तरफ से कैसा जाएगा? डिफेक्टिव जाएगा, और फिर वो पर्सन कलर ब्लाइंडेड होगा। लेकिन ये जीन कैसी है? रिसेसिव है, मतलब एक्स सी अगर अकेला है तभी करेक्टर प्रोड्यूस कर पाएगा, अगर इसके साथ नॉर्मल वाला एक्स है तो ये शो नहीं कर पाएगा। तो देखो, अगर एक्स एक्स है, क्योंकि दोनों एक्स है तो इसलिए फीमेल है, और दोनों नॉर्मल एक्स है इसलिए नॉर्मल फीमेल है। अगला एक्स एक्स, तो ये फीमेल है, लेकिन एक एक्स पे क्या है? वो वाला एक्स है जिसपे ये कौन सी अपने कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन है। क्योंकि ये रिसेसिव है और ये नॉर्मल वाला जो है डोमिनेंट है, इसलिए इसमें आउटपुट आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला नॉर्मल वाला एक्स इसको सप्रेस कर देगा। लेकिन फिर भी ये जीन नेक्स्ट जनरेशन में तो ट्रांसफर हो ही सकती है, तो ये एक तरह की कैरियर फीमेल हो जाएगी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, खुद में तो डिजीज नहीं है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकती, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन बनते समय जिसमें भी ये एक्सी जाएगा वो अपनी तरफ से इस डिजीज को बनाने की ट्राई करेगा। अगर एक्सी एक्सी है, दोनों के ऊपर एक्सी है, तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल को डिनोट करेगा। अगर अपन एक्स वाई लिखते हैं तो ये नॉर्मल मेल को डिनोट करता है। एक्सी वाई लिखते हैं तो ये कलर ब्लाइंड होता है। क्यों? एक एक्स होते ही क्यों हो गया? क्योंकि दूसरा वाला तो वाई है। ये एक्सी अपना करेक्टर तब शो नहीं कर पाएगा जब नॉर्मल एक्स हो, वो तो होता नहीं। तो ज्यादा चांसेज किस में होता है कलर ब्लाइंडनेस के? मेल में होते हैं, क्योंकि फीमेल में या तो दोनों एक्स होंगे तो नॉर्मल है ही है, एक एक्स होने पर भी वो नॉर्मल ही होगी, उसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। उसको कलर ब्लाइंडनेस तब होगा जब उसको दोनों ही कौन से मिलेंगे? एक्सी वाले मिलेंगे। ठीक है, अब इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है वो अभी अपन देखते हैं, क्रॉस बना के देखते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 3 पॉइंट याद रखने हैं कि चांसेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस मोर इन मेल क्यों है, अभी मैं बता चुका हूं। एक्स लिंक्ड जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो सिर्फ दो ही तरह की होती है, रेड और ग्रीन। ब्लू वाली जो होती है वो बेसिकली ऑटोसोमल है, और कौन से क्रोमोसोम पे होती है? 7। ये वाली इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको एक्स्ट्रा दी। ठीक है, और ये तीनों नाम भी चाहो तो आप याद करो, नहीं तो आपकी बुक में नहीं दे रखे, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपन कि इनहेरिटेंस कैसे होती है किसकी? कलर ब्लाइंडनेस वालों की। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं जिसमें इनहेरिटेंस अपन को करनी है। उसमें मैन जो है, बोले तो मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, और फीमेल जो है वो नॉर्मल है। अब देखो, मेल जो है वो कलर ब्लाइंडेड है, तो मेल को अपन किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई से। क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है तो उसका जो एक्स है वो एक्स सी ले लेंगे। तो ये देखो एक्स सी वाई लिख दिया, जो कि किसको डिनोट कर रहा है? कलर ब्लाइंड मेल को डिनोट कर रहा है। फीमेल को अपन किससे लिखते हैं? एक्स एक्स से, और वो नॉर्मल है तो इसको अपन एक्स एक्स से ही लिखेंगे। इससे दो गैमेट बनेंगे, ये एक्स अलग और ये वाला एक्स अलग, एक्स एक्स। इससे भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक में एक्स सी और एक में वाई। ठीक है, फिर अपन चेकर बोर्ड बना के पॉसिबल उसके जो प्रोजेनी है वो अपन निकाल सकते हैं। तो देखो, ये एक्स और एक्स सी मिलकर एक्स एक्स सी बन गया, ये एक्स और ये एक्स सी एक्स एक्स सी बन गया, ये एक्स और ये वाई एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई एक्स वाई। ये जो होगा फीमेल होगा क्योंकि इसमें दोनों एक्स है, पर ऊपर सी होने की वजह से ये हीमोफिल वो सॉरी कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है वो रखती है, लेकिन इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें दोनों एक्स सी वाले नहीं है।
इसलिए कैरियर फीमेल होगी, ये भी कैरियर फीमेल होगी। साथ में ये जो मेल है वो कैसे हैं, देखो एक्स वाई नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल मेल होंगे। एक अपन आगे नेक्स्ट क्रॉस लेते हैं। जब जो इनहेरिटेंस करवानी है, फीमेल कैरियर है और मेल कैसा है, नॉर्मल। फीमेल अपन ने लिया कैरियर और मेल कैसा लिया अपन ने, नॉर्मल। इससे दो तरीके के गैमेट बना दिए, इससे भी दो तरीके के, और अपन ने चेकर बोर्ड से उसकी नेक्स्ट जनरेशन निकाल दी। आराम से करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ये जो पहली फीमेल है ये नॉर्मल है, ये कैरियर होगी, ये नॉर्मल मेल है, और ये जो है कलर ब्लाइंड मेल होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपको ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर मेल जो था उसके अंदर जो जीन थी वो कौन सी थी, कलर ब्लाइंड। जब अपन बच्चे देखते हैं इसमें तो देखो मेल तो नॉर्मल है, किसके अंदर कलर ब्लाइंड की जीन है, डॉटर के अंदर। इसका मतलब ये करेक्टर जो है वो मेल से किस में गया, नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल में गया। सपोज करते हैं अपन, ऐसा समझ लेते हैं कि ये वाली फीमेल ही ये है और इसकी शादी करवाई अपन ने नॉर्मल मेल से, और इसकी नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं तो इसमें जो ये एक्स सी जो है ये फीमेल में तो जाता ही है, साथ में किस में जा रहा है, मेल में जा रहा है। तो अगर मैं ये समझूं कि ये फादर था, ये उसकी डॉटर थी जो यहाँ पर भी है, और ये उसकी नेक्स्ट जनरेशन, तो ये वाला जो भाई साहब है, ये जो लड़का है, ये इसका क्या होगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। ठीक है, सही है ना। अब देखो पहले फादर में थी जीन, फिर नेक्स्ट जनरेशन में किस में गई, डॉटर में, और फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में वापस किस में गई, ग्रैंडसन में गई। इसका मतलब मेल से फीमेल में और फिर वापस किस में, मेल में। ऐसी इनहेरिटेंस को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखो दो तरह की इनहेरिटेंस होती है, एक होती है लीनियर और एक होती है नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर वाले में मेल से करेक्टर मेल में, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी मेल में ही जाता है, मेल 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 चलता रहता है। लेकिन इसमें कैसे जा रहा है, मेल से करेक्टर किस में जा रहा है, फीमेल में, और फिर फीमेल से वो करेक्टर किस में जा रहा है, मेल में जा रहा है। ऐसी इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक और समझ सकते हो, देखो यहाँ पे जो फीमेल में जो जीन थी वो फीमेल में भी गई है। ठीक है, तो ये लीनियर इनहेरिटेंस का एग्जांपल, इससे ये बनना लीनियर है, इससे ये बनना क्रिस क्रॉस है। तो एक अपने टर्म दे रखी है बुक में, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है कि एस लिंक जो होता है वो क्रिस क्रॉस या नॉन लीनियर इनहेरिटेंस शो करता है। और इसमें होता क्या है कि जो करेक्टर जो होते हैं वो या तो फादर से डॉटर में और फिर ग्रैंड सन में जाते हैं, या फिर मदर से सन में जाएंगे और फिर ग्रैंड डॉटर में जाएंगे। अब ये कहाँ प्रूफ किया, अपन इस क्रॉस को उल्टा समझ लेते हैं। शुरू करते हैं कि यहाँ से शुरू किया था, ये माँ थी, ठीक है, और ये इसका बच्चा, और यही बच्चा ये मान लेते हैं। ठीक है, और फिर ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल। तो देखो मदर से किस में गया, बच्चे में, बोले तो लड़के में गया, और लड़के से ये किस में गया, लड़की में। तो फादर टू डॉटर फिर ग्रैंडसन, या मदर टू सन और फिर ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है। वैसे आपकी बुक में दे नहीं रखे, लेकिन इन दोनों के लिए नाम होता है। इस वाली को कहते हैं डाइजेनिक और इसको कहते हैं डाइएंड्रिक। अब किस बेसिस पे का, गाइनिक का मतलब जो होता है वो होता है फीमेल से, और एंड्रिक का मतलब होता है मेल से। तो बीच में क्या है, बीच में यहाँ फीमेल है, इसलिए इसे कहते हैं डाइगाइनिक। बोले तो ये जो इनहेरिटेंस हो रही है फीमेल से हो रही है, मेल से फीमेल और फिर वापस मेल, बीच में फीमेल आ रही है, इसलिए इसे डाइगाइनिक कहते हैं। और ये वाला देखो फीमेल से मेल और फिर वापस फीमेल, बीच में मेल आ रहा है, इसलिए इसे डाइएंड्रिक कहते हैं। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में आगे समझा रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पर आप नोट कीजिए, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो इस चार्ट से अपन अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो दो तरह की होती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस को अपन नॉन लीनियर कहेंगे और ये लीनियर होगी। लीनियर का मतलब अगर मान लो एक जनरेशन में जो मेल है उसका जो करेक्टर है कोई भी, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी मेल में ही ट्रांसफर हो रहा है, उससे नेक्स्ट जनरेशन में भी मेल में ही ट्रांसफर हो रहा है, तो मेल 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 रहा, ऐसे को नॉन क्रिस या लीनियर कहते हैं। ठीक, ऐसे कैसे, अगर कोई करेक्टर फीमेल में है, नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल में, उससे भी नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल में ही रहता है, तो ये भी क्या सेम ही जेंडर रह रहा है, ये भी लीनियर कहलाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ मेल में रह रहा है, इसे कहेंगे होलो एंड्रिक। इसमें सिर्फ फीमेल में रह रहा है, इसे कहेंगे होलो गाइनिक। जैसे सपोज करो कि ये देखो पिंक कलर में लिखा हुआ है, अगर कोई जीन जो है वो वाई पे है, तो ऑब्वियस थिंग है वाई तो नेक्स्ट जनरेशन में मेल में ही जाएगा,
उससे नेक्स्ट जनरेशन में भी मेल में ही जाएगा। तो ये होलो एंड्रिक का एग्जाम्पल हो गया। अगर कोई जीन मान लो एक्स पे, हो सकता है वो मेल में जाए, हो सकता है वो फीमेल में जाए, लेकिन फीमेल में भी तो जाएगा। तो अगर इससे फीमेल में जाता है फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी फीमेल में, तो ये होलोगाइनिक हो गया। अब अपन दूसरा देखते हैं क्रिस क्रॉस। ये दो तरह के अभी अपन ने देखे, डाई एंड्रिक और डाई गाइनिक। जैसे सपोज करो कि ये कोई फीमेल है जिसमें दो एक्स है और एक एक्स जो है वो कैसा है, कोई करेक्टर का है। अब ये वाला एक्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में मेल में जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन का जो मेल है उसमें वाई तो आता है फादर से, एक्स कहाँ से आता है, मदर से आता है। तो ये वाला एक्स हो सकता है उसमें आया हो, ठीक है। तो फीमेल से किस में आ गया करेक्टर, मेल में। फिर नेक्स्ट जनरेशन जब बनेगी तो ये वाला एक्स जो होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में किस में जाएगा, फीमेल में ही, क्योंकि मेल में तो वाई जाएगा। इसका मतलब फीमेल से मेल और फिर वापस फीमेल, क्योंकि बीच में मेल आ रहा है इसलिए डाई एंड्रिक कहते हैं। ऐसे कैसे बीच में अगर फीमेल आए तो उसे डाई गाइनिक कहते हैं, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड होनी चाहिए। बोले तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें फीमेल कलर ब्लाइंड होनी चाहिए। इसके लिए पेरेंट की जीनोटाइप क्या होंगे, ठीक है, उसमें अपन एक्स कैसा लें, वाई कैसा लें, ये सब बताना है। तो देखो जनरली अपन ने देखा है कि फीमेल जो होती है वो क्या होती है, कैरियर होती है, क्योंकि उसमें जनरली एक्स जो सी वाला है वो एक ही तरीके का आता है। अगर उसे कलर ब्लाइंड होना है तो उसमें दोनों ही एक्स कौन से होने चाहिए, एक्सी टाइप के। तो उसमें जो दो एक्स होते हैं, एक आता है फादर से, इसका मतलब फादर से जो एक्स आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, एक्सी। और अगर फादर में वो एक्सी है इसका मतलब फादर को कलर ब्लाइंड है, ठीक है। और मदर जो है उससे भी जो एक्स आ रहा है वो भी कैसा होना चाहिए, एक्सी। इसका मतलब मदर या तो कैरियर होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, वो खुद भी कलर ब्लाइंड होनी चाहिए। तो फीमेल में तभी नेक्स्ट जनरेशन की जो फीमेल है वो तभी कलर ब्लाइंड हो सकती है जब उसका फादर तो डेफिनेटली कलर ब्लाइंड होना चाहिए, मदर कलर ब्लाइंड भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है, नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। और इसका एक क्रॉस बना के देखते हैं। देखो तो फादर तो क्या होना चाहिए, एक्स वाई, बोले तो कलर ब्लाइंड होना चाहिए, तभी वो फीमेल बनाते समय अपनी तरफ से जो एक्स भेजेगा उसमें एक्स ही होगा। और मदर जो है या तो कैरियर होनी चाहिए, एक्सी एक्स होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, एक्सी बोले तो खुद कलर ब्लाइंड होनी चाहिए, तभी वो अपने तरफ से चांसेज है कि एक एक्स ऐसा भेज पाएगी जिसके ऊपर क्या हो, सी। जैसे देखो ये फादर ये मदर, ये वाला पहला केस है जिसमें फादर कलर ब्लाइंड है और मदर कैसी है, कैरियर। देखते हैं कि बच्चे में डॉटर ऐसी निकलती है क्या जो कलर ब्लाइंड है। इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक्सी, और इससे क्या बनेगा, वाई। इससे भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक्सी और एक्स, ठीक है। ये दोनों अपन ने यहां पे लिख दिए, ये दोनों अपन यहां लिख देते हैं, ठीक है। मर्ज करवा के देखते हैं। देखो एक्सी और एक्सी क्या बनेगा, एक्सी एक्सी। एक्सी और वाई, एक्सी वाई क्या बनेगा, एक्सी वाई, ठीक है। यहां ऊपर देखो एक्सी और यहां एक्स, तो एक्सी एक्स, यहां एक्स और यहां वाई, तो क्या बनेगा, एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाली जो फीमेल है वो कैसी है, कलर ब्लाइंड, क्योंकि उसके दोनों एक्स कौन से, एक्सी वाले। तो ये अपने सही अपन ने प्रूफ कर दिया क्रॉस से, ठीक है। तो अगर फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर कैरियर हो तो हो सकता है कि जो डॉटर है वो कैसी हो, कलर ब्लाइंड हो। और एक और किस केस में ऐसा हो सकता है, जब फादर भी कलर ब्लाइंड हो और मदर भी कलर ब्लाइंड हो, ठीक है। इस केस में तो हर ऑफ स्प्रिंग कलर ब्लाइंड ही आएगी। तो ये एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि वो सीन बताओ या वो जीनोटाइप बताओ मदर और फादर के जिसमें नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग 100% हर मेंबर क्या होगा, कलर ब्लाइंड ही होगा। और ऐसा तब होगा जब फादर भी कलर ब्लाइंड हो और मदर भी कलर ब्लाइंड हो, कैरियर नहीं, कलर ब्लाइंड हो फीमेल भी, ठीक है। तो ये अपन ने क्रॉस बना दी। इसमें देखो ये एक्सी एक्सी बोले तो ये जो फीमेल है ये कलर ब्लाइंड होगी, ये भी एक्सी एक्सी तो ये फीमेल है ये भी कलर ब्लाइंड होगी, एक्सी वाई तो ये मेल है ये भी कलर ब्लाइंड होगा, और एक्सी वाई ये भी कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। तो ये कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हीमोफीलिया। तो देखो अपने जो सेक्स लिंक डिजीज थी उसमें दो करनी थी, एक हीमोफीलिया करनी थी और एक क्या करनी थी, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अपन कर चुके हैं, सेकंड करते हैं हीमोफीलिया जिसे ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि बेसिकली ये जो डिजीज होती है इसमें पर्सन जो है वो क्लॉट नहीं बना पाता। मतलब उस पर्सन में अगर एक माइनर सा कट भी लग जाए तो भी ब्लड लॉस होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। जनरल केस में ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगे या क्लॉट बिल्कुल ना बने, दोनों ही केस में उसे अपन क्या कहेंगे,
हीमोफिलिक कहेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग होती ही रहेगी इसलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। अगेन ये तभी से होगी जब दोनों एलील कौन से होंगे, उस डिजीज वाले होंगे। ठीक है, ये भी एक्स क्रोमोसोम पे ही होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। अपन ने जब सर्कुलेटरी सिस्टम किया था उसमें देखा था कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो उनमें से कुछ सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर होंगे नहीं, और अगर एक भी नहीं होगा तो क्लॉट नहीं बनता, ये अपन जानते हैं। तो इन पर्सन में लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिससे पर्सन में क्या होता है कि ब्लड कहीं से कट हो जाए, इंजरी होने पर ब्लड रुकता ही नहीं है। ठीक है, इस डिजीज को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अब रॉयल कहने से इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई ऐसे मतलब स्पेशल कोई एबिलिटी देता है। रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं कि इसे जो है डायग्नोस किया गया था किसमें, क्वीन विक्टोरिया में। जो क्वीन विक्टोरिया थी उसके अंदर ये डिजीज मतलब उसकी जो मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें ये डिजीज देखी गई, और जब ट्रेस किया गया उसकी पेडिग्री तो पता चला कि क्वीन विक्टोरिया खुद जो थी वो इस डिजीज की क्या थी, कैरियर थी, और उसके नेक्स्ट जनरेशन के जो मेल थे उनमें ये डिजीज देखने को मिली, क्योंकि ये एक शाही घराने में या रॉयल फैमिली में हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। ठीक है, बाकी और कोई कारण नहीं है। अब देखो, ठीक कलर ब्लाइंडनेस के जैसे जैसे इधर भी अपन सिंबल यूज करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस था तो सी यूज किया था, या हीमोफीलिया है तो एच यूज करेंगे। अगर मैं एक्स के ऊपर एच लिखता हूं इसका मतलब ये हीमोफिलिक वाला एक्स है, और अगर एक्स नॉर्मल लिखता हूं तो ये नॉर्मल एक्स है। इसका मतलब अगर एक्स एक्स लिखा हुआ है तो दोनों नॉर्मल एक्स है, इसका मतलब ये नॉर्मल फीमेल होगी। एक्स एच एक्स लिखा है इसका मतलब एक नॉर्मल है और एक हीमोफिलिक है, क्योंकि हीमोफिलिक वाला एक्स जो है वो रिसेसिव है तो वो अपना करेक्टर शो नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये कैरियर फीमेल होगी। अगर एक्स एच है तो वो हीमोफिलिक फीमेल होगी। एक्स वाई है तो नॉर्मल मेल होगा, एक्स एच वाई है तो हीमोफिलिक मेल होगा। अब इसके सारे क्रॉस ठीक वैसे ही होंगे जैसे कलर ब्लाइंडनेस में थे, तो अपन को अलग से क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे वैसे वो के वही क्रॉस है, जो कंडीशन होगी वो के वही क्रॉस बनाने, अपन को एक्स सी की जगह एक्स एच यूज कर लेने, सारे रिजल्ट भी सेम ही होंगे। एक मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, आप चाहो तो अगेन ये नोट करें या ना करें, वैसे आप कर लीजिए, आपके नीट वीट में काम आएगा। 3 तरह की हीमोफीलिया होती है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, AHG जो कि 8th क्लॉटिंग फैक्टर है। हीमोफीलिया बी में 9th क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, जिसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, PTC भी कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। और हीमोफीलिया सी जो होता है उसमें PTA क्लॉटिंग फैक्टर 11 नहीं होता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी ही, ये दो हीमोफीलिया ही किस में आएंगे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आएंगे। क्योंकि जो हीमोफीलिया सी जो है वो एक तरह की ऑटोसोमल रिसेसिव है, ना कि एलोसोमल। मतलब इसकी जो जीन होगी वो किस पे होगी, ऑटोसोम पे होगी। ठीक ऐसे कैसे, जैसे कलर ब्लाइंडनेस 3 तरीके का था, ग्रीन और रेड वाली जीन तो एक्स पे थी, इसलिए एक्स लिंक्ड अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो सिर्फ रेड ग्रीन होते हैं, क्योंकि ब्लू वाला तो कहां होता है, ऑटोसोम पे। ठीक ऐसे कैसे यहां 3 हीमोफीलिया, ए और बी वाला जो है उसकी जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे, लेकिन सी वाले की जीन जो होती है वो ऑटोसोम पे होती है, इसलिए वो ऑटोसोमल रिसेसिव हीमोफीलिया। इसके क्रॉस ठीक वैसे के वैसे ही होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस के थे। एग्जाम्पल के लिए एक दे रखा है, जैसे कि मेल जो है वो हीमोफिलिक है और फीमेल जो है कैरियर है। देखो हु बहू वो का वो क्रॉस है, बस यहां पर अपन एक्सी लगाते थे, वहां एक्स एच लगा के किया है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसकी ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे के जो 2 डिजीज अपन को करनी है, और वो दोनों कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है। अभी तक अपन ने 2 डिजीज की है, एलोसोमल की है, और ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का हिस्सा था। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बुक में 2 और डिजीज दे रखी है, उनका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग से दे रखी है, और साथ ही में वो दोनों डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिजीज लेते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया, और इसे PKU भी कहते हैं। P से फिनाइल, K से कीटो और U से यूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, अब देखो नाम से ही क्लियर है, यूरिया बोले तो यूरिन, और फिनाइल कीटोन बोले तो फिनाइल कीटोन बॉडीज जो होगी वो यूरिन में बनने लगेगी, यूरिन में आने लगेगी, उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट होगी, इसलिए इस डिजीज को क्या कहते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया कहते हैं। ये एक तरह की ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, मतलब ऑटोसोम पे होती है इसकी जीन, और रिसेसिव तो आप समझते ही हैं, ये तभी
मतलब डिजीज होगी जब पेयर में होगी, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में होगी। अब जो पर्सन इससे सफर होता है उस पर्सन में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक मार्क्स के लिए, कि अगर आपको पूछे कि ये जो फिनाइल कीटोनूरिया होता है उसमें पर्सन कौन सा एंजाइम नहीं बना पाता, तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना पाता। तो जिनमें ये होता है, जो कि जनरल केस में सब में होता है, तो उनमें ये करता क्या है, तो बेसिकली क्या करता है कि ये जो एंजाइम जो है वो क्या करता है कि फिनाइल एलेनिन करके एक सब्सटेंस अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से बनता रहता है, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जिन पर्सन में ये एंजाइम नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी वो जीन खराब हो गई है या म्यूटेड हो गई है, जिसकी वजह से ये मतलब ये जीन जो होगी वो जीन एंजाइम नहीं बना पाएगी। अब ऐसे केस में जब ये एंजाइम होगा नहीं तो इस एंजाइम का काम नहीं होगा, और इस एंजाइम का काम क्या था, ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था। तो फिनाइल एलेनिन वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में और अदर डेरिवेटिव में। ठीक है, और ये फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव ही बेसिकली क्या है, फिनाइल कीटोन बॉडीज है। अब ये इनकी अमाउंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये ब्रेन वगैरह की टिश्यू तक चले जाते हैं और उसको बुरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। तो मेंटल रिटार्डेंस हो सकती है और भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में क्योंकि किडनी, जब ये किडनी के पास मतलब ब्लड में मिक्स होगा, जब ब्लड होता हुआ किडनी के पास जाएगा तो किडनी में जब यूरिन बनेगा, अपन ने देखा है कि वो कुछ चीजों को क्या करता है, वापस रीएब्जॉर्ब, इसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये जो बॉडीज है, कीटोन बॉडीज जो है, यूरिन के साथ भी बाहर निकलने लगेगी, और यूरिन के साथ निकलने लगेगी तो यूरिन में इसकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि यूरिन में फिनाइल कीटोन बॉडीज आई है इसलिए इसे फिनाइल कीटोनूरिया कहते हैं। एकदम सिंपल सा छोटा सा। नेक्स्ट जो अपनी डिजीज है वो है अपने सिकल सेल एनीमिया। देखो पहले मैं आपको एनीमिया का मतलब समझता हूं। देखो एमिया वर्ड जो होता है वो बेसिकली ब्लड के लिए यूज करते हैं। एन मतलब ब्लड या ब्लड का कोई कंपोनेंट कम होना, उसे अपन क्या कहेंगे, एनीमिया। और जनरल इसका सिम्टम्स क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी हो जाएगी वो कम। अब इसमें सिकल सेल क्यों लगा उसको देखते हैं। तो देखो जनरली अपने जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो कौन करता है, ब्लड में आरबीसी, और आरबीसी में कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो जिन पर्सन में ये डिजीज है उनकी आरबीसी सिकल शेप की होती है। सिकल शेप बोले तो कुछ ऐसे शेप की हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे शेप की होगी इसलिए सिकल सेल, और ऐसे शेप वाली आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी कम होगा और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। अब वो कैसे होगी वो अभी अपन देखते हैं। इस वजह से वो पर्सन एनेमिक भी होगा। तो ऐसा एनेमिक पर्सन जिसकी आरबीसी कैसी है, सिकल शेप की, उसको क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसका मतलब इसकी जीन भी कहां होगी, ऑटोसोम पे होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, पीपल हु सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया डिजीज हैव अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन। उनमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वैसा हीमोग्लोबिन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसे अभी अपन डिस्कस करेंगे। और ये अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता जितना इसको करना चाहिए, और इस टेंशन की वजह से जो आरबीसी का शेप जो होता है वो जनरली बाइकॉन्केव होता है, उसकी जगह सिकल शेप का हो जाता है, और इसी वजह से इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि वो पर्सन जो है उसमें नॉर्मल आरबीसी की जगह सिकल सेल शेप की आरबीसी हो जाएगी, और फिर उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे वो अपन को देखना है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो रीजन देखते हैं कि क्या कारण है कि सिकल सेल एनीमिया होता है। उससे पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो आपने सुन रखी है वैसे, म्यूटेशन। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर में जो सडन चेंजेज होते हैं उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन। वैसे अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 37, उसमें म्यूटेशन एक्सप्लेन था, लेकिन वो इस बार सिलेबस से कट हो चुका है। तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूं कि म्यूटेशन दो तरीके के होते हैं। एक जिनमें क्रोमोसोम में चेंजेज आ जाते हैं उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, और एक जिसमें क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं सिर्फ उस जीन में चेंजेज आते हैं उसे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो ये एक तरीके का जीन या पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। तो देखो जो जीन जो होती है वो बेसिकली क्या है, ऐसे ट्रिपल कोड रखती है। आपने सुना होगा ट्रिपल कोड, तीन तीन के बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जिसे ट्रिपल कोड कहते हैं। ठीक है, इसे जेनेटिक कोड भी कहते हैं, अपने 11th में था। तो ये अपने जो ऊपर जो दो लाइनें शो की, ये बेसिकली डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, और उसके बाकी ट्रिपल कोड से अपन को मतलब नहीं, अपन उसी पे फोकस करते हैं जहां चेंजेज हो रहे हैं। तो एक होता है CTC, 3 का एक कोड है, और उसके सामने वाले स्ट्रैंड पे होता है GAG। ठीक है,
सबसे पहले क्या होता है कि जो डीएनए जो होता है वो एक्सप्रेस कैसे होता है, डीएनए पहले आरएनए बनाता है और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन फिर जो फंक्शन होगा वो करना होगा। तो ये डीएनए से आरएनए बनता है और कौन सा आरएनए बनता है, एमआरएनए। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो एमआरएनए बनता है वो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उससे मतलब कॉपी करके बनता है। हालांकि उसका जो आंसर आएगा वो नीचे वाले से मैच करता है तो ऐसा लगता है कि ये नीचे वाले की कॉपी है, लेकिन ये बनता किसको देखकर, ऊपर वाले से। अब ये कैसे बनेगा कि एक मतलब फैक्ट से बनता है कि ए के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, टी। सी के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, जी। या जी के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, सी। और अगर आरएनए है तो ए के साथ कौन सा जुड़ेगा, यू। और यू के साथ कौन सा जुड़ेगा, ए। ठीक है, ये याद रखना है। तो देखो जहां सी है तो सी से कौन बनना चाहिए, सी के सामने जी, तो देखो यहां जी बन गया। फिर टी, टी से कौन बनना चाहिए, ए, तो टी के सामने ए बना दिया। सी, सी के सामने कौन सा होता है, जी, इसलिए जी बना दिया। अब ये इससे मैच कर रहा है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसने इसकी कॉपी की है, लेकिन ये ऊपर वाले को देख के बनता, उसका उल्टा उल्टा लगाकर अपन को बनाना है। ठीक है, तो अगर ये जो ट्रिपलेट था उससे ये एमआरएनए बना, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा सा एमआरएनए होगा, अपन सिर्फ इसी ट्रिपलेट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये GAG है जो नॉर्मल सिनारियो में ऐसे होता है। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन जो होती है उसमें यही होता है और उसमें ये GAG नॉर्मल एमआरएनए होगा। अब ये जब एमआरएनए जो होगा प्रोटीन बनाएगा तो एमआरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो जब ये चेन बनने लगेगी, हर ट्रिपलेट जो होता है वो एक प्रोटीन एमिनो एसिड के लिए क्या करता है, सिंथेसिस। और उस एमिनो एसिड के हिसाब से एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड जुड़कर एक बड़ी सी पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की चेन बन जाती है। ठीक है, तो ये जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं बेसिकली 6th पोजीशन पे जो एमिनो एसिड है उसके लिए है। तो पहले पे ये वैलिन, हिस्टामिन, इस तरीके चलता रहता है। 6 पे होता है ग्लूटामिक एसिड और उसके लिए कोड करने वाला क्या है, GAG। और जनरली ये फिर चैन आगे बन जाएगी, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, इस वजह से नॉर्मल बाइकॉन्केव आरबीसी बनेगी। अब जिन पर्सन में सिकल सेल एनीमिया होता है उन पर्सन में चेंज क्या होता है, देखो तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन की जगह उसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन होगी। ठीक है, उसमें ये CTC की जगह CAC है, टी नहीं आया, उसकी जगह क्या आ गया, ए आ गया। इसी वजह से जब एमआरएनए बना तो देखो मैंने पहले भी बोला इसकी कॉपी नहीं करनी है, अगर इसकी कॉपी करनी है तो इधर भी GAG है और इधर भी GAG है, तो यहां पर भी सेम ही होता, ऊपर से कॉपी होती। तो देखो C है, C के सामने क्या लगाना था, G, तो C के सामने G लगा दिया। लेकिन जहां सेकंड में T था यहां पर क्या आ गया, A। और A के सामने आरएनए में क्या लगता है, U लगता है, तो A के सामने U लगा दिया, C के सामने G। तो जहां अपने GAG बनना था वहां GUG बन जाएगा। अब GAG जो है वो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, तो ये 6ठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था। लेकिन GUG है वो वैलिन के लिए करता, तो 6th पोजीशन पे वैलिन आ जाएगा। और इस तरीके से ये जो चेन होगी उसमें 6 पोजीशन पे एमिनो एसिड दूसरा हो जाएगा और इससे नए तरह की चेन बन जाएगी। और जो हीमोग्लोबिन होगा वो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा जिसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी इतनी नहीं होगी और उस वजह से जो आरबीसी होगी वो कैसी हो जाएगी, सिकल से। तो ये इसका कारण है। ठीक है, तो कारण क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन में, CTC की जगह CAC हो जाता है डीएनए में और आरएनए में GAG की जगह GUG हो जाता है, जिससे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन हो जाता है और इस वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको डिनोट करते, देखो अगर अपन HB लिखे तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, HB के ऊपर S लिखे तो वो सिकल सेल। कुछ बुक में HB के ऊपर A लिखा होता है नॉर्मल के लिए, वो भी कर सकते हैं। तो HB है, दोनों एलील नॉर्मल वाले तो वो नॉर्मल होगा। HBS और एक HB है, मतलब एक जो है वो मतलब सिकल सेल हीमोग्लोबिन की जीन है और एक नॉर्मल है। ऐसे केस में जो हाफ जो होंगे मतलब वो अपने क्या कहते हैं आरबीसी जो होगी वो कॉनकेव की जगह किसके शेप की हो जाएगी, सिकल शेप की हो जाएगी और इस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा। ठीक है, लेकिन जब HBS दोनों ही होंगे तो सारी आरबीसी जो है वो सिकल शेप की हो जाएगी और उनकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम ही होगी तो वो पर्सन मर जाएगा। तो जब अपन सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं वो भी किसी पर्सन में कि भाई ये लिविंग है और इसको सिकल सेल एनीमिया, तो वो कौन सा है, HBS HB टाइप वाला है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, जिन पर्सन में सिकल सेल एनीमिया होता है, बोले तो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले जो कि लिविंग है, उनमें एक एडवांटेज होता है, एक एडवांटेज, आप सही सुन रहे,
उन पर्सन को मलेरिया नहीं होता, क्योंकि मलेरिया का पैरासाइट आरबीसी पे डिपेंड करता है और वो सिकल सेल आरबीसी पे सरवाइव नहीं कर पाता। तो जिन पर्सन में सिकल सेल एनीमिया है उनको साथ साथ सिकल सेल एनीमिया तो हो गई, साथ में उनमें क्या होगा, मलेरिया के टुवर्ड्स में रेजिस्टेंस भी मिलेगा। देखो आपकी जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 35, उसमें एक हेडिंग थी पैलियोट्रोपी, अब तो कट चुका था इसलिए मैंने करवाया नहीं। पैलियोट्रोपी का मतलब होता है एक जीन के एक से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो यहां ये जो HBS वाली जीन है इसके एक से ज्यादा इफेक्ट हो गए। एक तो वो सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन हो गया, और साथ ही साथ में दूसरा क्या होगा, उसे मलेरिया के टुवर्ड्स में रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर नंबर 36 और साथ में ये जेनेटिक्स वाली यूनिट भी पूरी होती है। जेनेटिक्स वाली यूनिट में 3 चैप्टर थे, 35, 36 और 37। 35 में कुछ टॉपिक कटे थे, वो मैं करवा चुका हूं पूरी यूनिट जैसा भी था वो, और 36 पूरा था सिलेबस में, मैंने पूरा करवा दिया, और 37 पूरा ही कट चुका है तो अपन करेंगे नहीं। तो इसके साथ अपने 35, 36, 37 अपन कंप्लीट समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।